नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। क्लास 10th की ये बुक है और इस बुक का चैप्टर नंबर 10th जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ राजस्थान। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको हिस्ट्री और कल्चर जो भी राजस्थान की है उसके बारे में एक पूरा रिवीजन हो जाएगा। हम जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री, उनके राजाओं के बारे में, वहाँ कौन कौन से युद्ध हुए, किस लिए वो इंपॉर्टेंट बन गए हैं राजस्थान के लिए, और किस तरह वो टूरिस्ट प्लेसेस जो है वो राजस्थान की इकोनॉमी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक रिविजन वीडियो की तरह आप इसको देखिए कि पूरा राजस्थान के बारे में हम एक ओवरव्यू जो है वो यहाँ पर लेंगे। आरएस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी लास्ट जो आरएस मेंस हुआ था उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था? सूर्य टेम्पल ऑफ राजस्थान के बारे में पूछा गया था, तो वो भी इसी चैप्टर से क्लियर होगा। ठीक है। और तमाम तरह के क्वेश्चंस जो किसी भी आर्किटेक्चरल जो मॉन्यूमेंट है या छतरियां हैं या फिर कोई भी चीज, किले वगैरह है, वो सारी चीजें इस चैप्टर से आपकी पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगी और जो चीजें प्रीवियस चैप्टर्स में छूट गई है वो भी यहाँ से कवर हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप सीरियसली पूरा कवर अगर आप करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस एंड प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक हालांकि सिलेबस में बहुत नीचे इसका मेंशन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की समझ को बनाए रखने के लिए। ठीक है। जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं वो सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द आरबीएससी बोर्ड, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की जो बुक है उसका चैप्टर 10 हम ऑथेंटिक सोर्सेस पे ज्यादा रिलाय कर रहे हैं क्योंकि आरपीएससी भी यहीं से पेपर जो है वो सेट करेगा। डन। और यहीं से आपको जो पैराग्राफ में पढ़ाएंगे इस बुक से उसी एज इट इज वो पैराग्राफ जो है वो आपको वहां पर लिखने हैं। ठीक है। या ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रीलिम्स में खेलने हैं या इंटरव्यू में आपको बताना है। ठीक है। हम यहाँ पर बुक वाइज चलेंगे। बुक में अल्फाबेटिकली सारे टूरिस्ट प्लेसेस दिए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हुए हैं, तो हम एक एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ते हुए वहां के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो आपको जो टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ राजस्थान है या हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान है उसकी एक बेहतरीन समझ जो है वो विकसित हो जाएगी। इसकी मैं आपको गारंटी देता हूं। बहुत ही बेहतरीन ये चैप्टर है। आगे चलते हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो टूरिज्म जो है वो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड की। ठीक है। और राजस्थान, जैसा कि आपको पता है, अभी तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, मेवाड़ राजवंश पढ़ाया है, चौहान राजवंश पढ़ाया है, कछवाहा राजवंश पढ़ाया है, आपने ये चीज देख ली होगी कि ये बहुत ही रिच स्टेट है इन टर्म्स ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस। चाहे वो लेक्स वगैरह हो, ठीक है, चाहे वो टेम्पल्स हो, चाहे वो फोर्ट्स हो या कोई अलग तरह की चीज हो, वो क्या करता है, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो है वो वर्ल्ड से भी और विद इन इंडिया भी जो है वो कवर करता है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो है वो हर साल यहां पर आते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो इंडिया में थर्ड जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो राजस्थान है टूरिस्ट के लिए। ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, अब भाई इतना बड़ा चीज चल रही है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, तो उसका एक डिपार्टमेंट बनाना जरूरी है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है वो राजस्थान में कब बना? वो तभी बना जब राजस्थान बना। राजस्थान कब बना? 1956 में। डन। और इसको इंडस्ट्री का स्टेटस दिया गया 1989 में। ठीक है। तो यहां से इस पैराग्राफ में से क्या क्वेश्चन बन रहा है? पहला क्वेश्चन कि इंडिया में राजस्थान का कौन सा नंबर आ रहा है? थर्ड आ रहा है। ठीक है। दूसरा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जो है राजस्थान में वो कब बना? 1956 में बना। थर्ड क्वेश्चन, टूरिज्म को जो है वो स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री कब दिया गया? तो वो 1989 में दिया गया। डन। ये 3 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं। टुडे एवरी कंट्री वांट्स टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज जो है वो टूरिज्म से मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल, कोई जापानीज टूरिस्ट यहाँ पर आता है, कोई यूएस से आता है, कोई यूके से आता है, ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज से टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ठीक है। तो वो अपने साथ क्या लाते हैं? फॉरेन करेंसी लाते हैं और फॉरेन एक्सचेंज जो है वो टूरिज्म से बहुत ज्यादा बढ़ता है, जिससे क्या होता है, टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ती है। डेवलपिंग और प्रमोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टूरिज्म इंडस्ट्री को, क्योंकि वो क्या ला रहे हैं अपने साथ? फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेकिंग एफर्ट्स इन दिस डायरेक्शन। और राजस्थान गवर्नमेंट क्या एफर्ट्स कर रही है वो हम सारी चीजें बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे।
ठीक है। इसके अलावा 10 टूरिस्ट सर्कल्स, ये एक और क्वेश्चन यहाँ पर बन गया है कि राजस्थान में कितने टूरिस्ट सर्किट्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 10 टूरिस्ट सर्किट्स हैं। ठीक है, जैसे डेजर्ट सर्किट हो गया, शेखावाटी सर्किट हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से इन सर्किट्स पे आता है प्रीलिम्स में, तो ये भी हम आगे सब्सिक्वेंट इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम यहां से मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं कि राजस्थान का नंबर कौन सा है, थर्ड। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म कब बना, 1956, उसी साल जिस साल राजस्थान बना। तीसरा क्वेश्चन, स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री जो है वो टूरिज्म को कब मिला, 1989 में। ठीक है, राजस्थान में कितने टूरिस्ट सर्किट्स हैं, 3 टूरिस्ट सर्किल्स हैं। ठीक है, इनको सर्किट्स भी कहा जाता है। डन। अब हम एक एक धीरे धीरे क्या करेंगे, सारी चीजें जो है वो देखना शुरू करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, एक एक डिस्ट्रिक्ट को पकड़ेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकली अजमेर से स्टार्ट करते हैं, और अजमेर में सबसे पहला आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, आप अढ़ाई दिन, अढ़ाई मतलब ढाई। ठीक है, यहां से इसको पकड़ते हुए हम चलेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डन। अब अढ़ाई दिन का झोपड़ा तो हम आज कह रहे हैं, लेकिन जब ये बिल्डिंग बनी थी जिसको आज हम अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहते हैं, वो ओरिजिनली एक संस्कृत कॉलेज था। अगर मैं एग्जैक्टली नाम बताऊं तो सरस्वती कंठावरन संस्कृत विश्वविद्यालय जो था वो था, जो विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बीसल देव चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें बीसल सागर बनाया था जिन्होंने। ठीक है, हरिकेली नाटक की रचना की थी विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, ये एक कवि भी थे, नाटक लिखा इन्होंने हरिकेली। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पर की थी, अजमेर में, जिसको आज क्या कहा जाता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है, ये भी हम बात करेंगे। डन। अभी पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि विग्रहराज चतुर्थ ने, चौहान राजवंश के जो राजा थे, उन्होंने अजमेर में सरस्वती कंठावरन संस्कृत विश्वविद्यालय, जो संस्कृत कॉलेज है, उसकी स्थापना की। बाद में, जैसा कि आपको पता है, गुलाम वंश ने शासन किया। ठीक है, गुलाम वंश कब से आया, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आता है। ठीक है, तो वो ही मोहम्मद गौरी कब आए, मोहम्मद गौरी आते हैं 1191 और 1192 के तराइन का युद्ध जो पृथ्वीराज तृतीय के साथ उन्होंने किया। उसके बाद 1192 में उन्होंने वो युद्ध जीता। उसके बाद उनका एक कमांडर था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने यहां पर क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना की। मोहम्मद गौरी तो आया, पृथ्वीराज चौहान जी को यहां पर युद्ध लड़े, उनको कैद करके वो वापस अपने साथ वहां ले गया, लेकिन उनका एक कमांडर था ऐबक। ठीक है, कमांडर हम इन्हें गुलाम ही कहते हैं। ठीक है, तो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इन्होंने यहां पर गुलाम वंश की स्थापना की। और गुलाम वंश की आर्किटेक्चरल स्पेशलिटी ये थी कि वो एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर्स थे उनको चेंज करके, उनको तोड़ के और फिर नए स्ट्रक्चर्स बनाते थे। तो ऐबक ने क्या किया, ऐबक ने संस्कृत विश्वविद्यालय को तोड़ा, उसे खंडित किया, और वहां पर क्या बनाया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत विश्वविद्यालय था जो कि विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था। बाद में मोहम्मद गौरी के कमांडर ऐबक ने उसको वहां पर खंडित करके और अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया। दिस बिल्डिंग इज ए सैंपल ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर। ठीक है, क्यों है हिंदू, भाई पहले तो हिंदू आर्किटेक्चर था, ये संस्कृत कॉलेज था, उसके बाद आधा इसको तोड़ दिया गया, तो आधा तो ये बिल्डिंग हिंदू आर्किटेक्चर की है और आधी जो है वो इस्लामिक आर्किटेक्चर की है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है एक राजा हुए, वही गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश ने इनको फर्दर जो है एम्बेलिश किया। डन। अब दो चीजें हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो नाम कैसे पड़ा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला तो ये कहा जाता है कि 2.5 दिन लगे थे इस संस्कृत कॉलेज को अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाने में। ये एक मस्जिद है, कन्वर्टेड इनटू ए मॉस्क। ठीक है, और मॉस्क किसने कन्वर्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक का मोहम्मद गौरी का कमांडर। मोहम्मद गौरी कब आए थे राजस्थान में, इंडिया में, 1191 1192 में, जब तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ। ठीक है, तो ऐबक ने क्या किया, संस्कृत कॉलेज को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया और बाद में इल्तुतमिश ने इसको फर्दर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम की हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कहा जाती है कि इन्हें 2.5 दिन लगे थे। ठीक है, टेम्पल को मॉस्क में बनाए थे। भाई संस्कृत कॉलेज है तो वहां पे संस्कृत सरस्वती कंठाभरण विश्वविद्यालय था, तो वहां पे टेम्पल भी था। ठीक है, तो टेम्पल को मॉस्क बनाने में 2.5 दिन लगे थे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है, हेंस इट्स नेम बिकम अढ़ाई दिन का झोपड़ा। लेकिन दूसरी एक और कहानी है, मैं इस कहानी को ज्यादा ऑथेंटिक मानता हूं। ठीक है,
क्या कहानी है कि मराठा पीरियड जब हुआ 1734 के बाद के आसपास का जो टाइम था, तब वहां पे पंजाब शाह बाबा का उर्स लगता था। उर्स मतलब एक तरह का मेला हो गया, जो मुस्लिम जो मॉस्क वगैरह है वहां पर लगता है। और वो जो उर्स लगता था वो कितने दिन का लगता था? 2.5 दिन का लगता था। इसलिए इस मस्जिद का नाम जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। डन। तो दो ये कहानियां यहां से सामने आती है कि पहला तो ये हो गया। लेकिन 2.5 दिन का झोपड़ा के बारे में आपसे पूछा जाए तो 2.5 दिन का झोपड़ा पहले एक संस्कृत विश्वविद्यालय था, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाया गया था, और उसको कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश, ठीक है, के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। ये एक मस्जिद है। डन। 2.5 दिन का झोपड़ा कंप्लीट। आगे चलते हैं, दरगाह ऑफ ख्वाजा साहब। ठीक है, दरगाह ऑफ ख्वाजा साहब कहाँ है? वही अजमेर में है। और यहाँ पर डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं, इंडिया से भी टूरिस्ट आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। ये दरगाह किसकी है? ख्वाजा साहब की। ख्वाजा साहब कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, ठीक है, सूफी संत थे। और एक विश यहाँ पर मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, और फिर यहाँ पर क्या करते हैं? चादर चढ़ाते हैं, अगर वो मन्नत जो है वो पूरी हो जाती है तो। ख्वाजा साहब जो है वो सूफी संत थे। उन्होंने क्या किया? ग्रेट रेस्पेक्ट अमंग पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स। वो मतलब ये सेकुलरिज्म का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है दरगाह ऑफ ख्वाजा साहब, जो कि अजमेर में स्थित है। ठीक है, कि वो सभी धर्मों की इज्जत करते थे, सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करते थे और सबको बराबर दर्जा देते थे। दरगाह में 3 गेट हैं। ठीक है, मेन गेट जो है वो निजाम दरवाजा है, जो निजाम ने बनवाया था। ठीक है, पहला गेट कौन सा है? निजाम दरवाजा, जो किसने बनाया था? नवाब ऑफ हैदराबाद, जो निजाम थे। ठीक है, नवाब ऑफ हैदराबाद ने निजाम दरवाजा बनाया। दूसरा जो था वो शाहजहानी दरवाजा था, नाम से ही पता चल रहा है शाहजहां ने बनवाया। तीसरा जो है वो बुलंद दरवाजा था। ठीक है, बुलंद दरवाजा है। तो कौन कौन से दरवाजे हो गए? निजाम दरवाजा, शाहजहानी दरवाजा और बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसने बनाया? सुल्तान महमूद खिलजी ने। ठीक है, अब यहां पर 2 देग है। एक है बड़ी देग, देग का मतलब होता है कढ़ाई, फ्राई पैन, फ्राइंग पैन। ठीक है, कढ़ाव जिसको कहते हैं, जो कि किसका है? कॉपर का बना हुआ है। 2 देग हैं, एक है बड़ी देग, एक है छोटी देग। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से राजस्थान के कौन से मस्जिद में या कहां पर, कौन सी जगह पर बड़ी देग व छोटी देग रखी हुई है? तो बड़ी देग जो है वो है 4800 किलो का खाना बनता है, कॉपर की कढ़ाई है। और जो छोटी देग है उसमें खाना बनता है 2240 किलो। ठीक है, और वो जो डिवोटीज है वहां पर जो आते हैं, भक्त जो आते हैं दरगाह में, उन सबको वो जो प्रसाद है वो बांटा जाता है। ठीक है, एज अ प्रसाद। डन। तो 3 दरवाजे हो गए, निजाम दरवाजा, शाहजहानी दरवाजा, बुलंद दरवाजा। किस किस ने बनाया वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, किसकी दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। मेला कब लगता है ये शायद इसमें फैक्ट है नहीं। उर्स कब लगता है? उर्स की बात की जाए तो 1 रज्जब से लेकर 9 रज्जब तक यहाँ पर दरगाह ऑफ ख्वाजा साहब में उर्स लगता है। 9 दिन का उर्स लगता है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे नहीं जाते, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अपन पढ़ रहे हैं तो मेरा बताना फर्ज है। नॉलेज इज पावर, जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी है। डिवोटीज ऑल्सो पे एंड गेट फूड कुक्ड इन दीज डेज विच फुलफिल्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो डिवोटीज हैं वो भी यहाँ पर पे करते हैं। मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग इज दैट ओनली वेजिटेरियन फूड इज कुक्ड हियर। ठीक है, सिर्फ कौन सा खाना बनाया जाता है? वेजिटेरियन फूड जो है वो यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं, जो कि है अन्ना सागर लेक। ठीक है, यहां पर मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हूं, या जो ये जो डेटा यहां पर प्रेजेंट किया गया है, इट इज एन आर्टिफिशियल लेक। बिल्कुल सही है। अन्ना सागर लेक कहां पर है? अजमेर में है। बिल्ट बाय अजय राज चौहान जी। ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ना, ये सही मुझे लग नहीं रहा। आप अगर बाकी किताबों में देखेंगे, बड़ी रेफरेंस बुक्स या हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, रीमा आहूजा द्वारा एक लिखी हुई है किताब, बहुत अच्छी, ठीक है, या चौहान डायनेस्टीज में पढ़े, तो यहाँ पर अर्णोराज के द्वारा बताया गया है कि अन्ना सागर लेक जो है वो अर्णोराज के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, उन्हें ही हम अन्ना जी कहते थे। ठीक है, तो हो सकता है कि अजय राज चौहान भी अर्णोराज का ही एक नाम हो, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो मैं आपको ये कहूंगा कि अर्णोराज जो है, अर्णोराज चौहान आपका पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए करेक्ट आंसर लिखने की। वो किसके बेटे थे? अजय पाल चौहान के, जिन्होंने अजमेर की स्थापना की। अजय पाल चौहान ने अजमेर की स्थापना की, उनके बेटे हुए अर्णोराज जी। अर्णोराज जी ने अन्ना सागर लेक बनाई, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक थी ऑब्वियसली, हेंस उनको अन्ना जी कहा जाता था, इसलिए क्या नाम रखा गया? अन्ना सागर लेक रखा गया। ठीक है, चंद्रा नदी के पानी को रोककर ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये झील का निर्माण किया। दौलत बाग यहां पर है, नियर इट वाज बिल्ट बाय मुगल एम्परर जहांगीर, और 5 बारादरी है। तो जहांगीर
और शाहजहां के द्वारा, ठीक है, अकबर के बेटे जहांगीर और जहांगीर के बेटे शाहजहां के द्वारा यहाँ पर काम करवाया गया। ठीक है, क्या क्या करवाया गया? दौलत बाग, दौलत किसके पास है? जहांगीर के पास है। तो दौलत बाग किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया। कहाँ बनवाया? अजमेर में स्थित अन्ना सागर लेक पर बनाया, जो कि किसने बनाई थी? अर्णोराज जी ने बनाई थी। डन। बिल्ट बाय शाहजहां। ब्यूटीफुल बारादरीज, बहुत सारी बारादरीज। बारादरी क्या होता है? एक बरामदा सा होता है, इसे बारादरी कहा जाता है। मेड ऑफ मार्बल, सराउंडेड बाय ग्रीन ट्रीज। टूरिस्ट कम हेयर टू रिलैक्स एंड फॉर मेंटल पीस। डन। तो अन्ना सागर लेक के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है अगर, तो क्या पूछा जाएगा? किसने स्थापना की? कहां पर है? अजमेर में है। किसने स्थापना की? अर्णोराज चौहान ने स्थापना की। ठीक है। दौलत बाग वहां किसने बनाया? दौलत किसके पास है? अकबर के बेटे जहांगीर के पास। 5 बारादरियां कहां किसने बनाई? शाहजहां ने बनाई। ठीक है। तो इस तरह से हम अन्ना सागर लेक के बारे में हमने पढ़ा। अन्ना सागर झील के बारे में अगर मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं यहां से ज्यादा, तो वो ये हो सकती है कि अर्णोराज जो थे, अजयराज चौहान आप एक बार साइड कर लीजिए, अर्णोराज इज द करेक्ट आंसर। अर्णोराज आप मान के चलिए कि अन्ना सागर झील की स्थापना अर्णोराज जी ने की। अर्णोराज कौन थे? अजयपाल चौहान के तो बेटे थे, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय जिन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा, उनके ग्रैंडफादर थे। ठीक है। उन्होंने, अब इसका टाइम क्या है कि अर्णोराज, ये अन्ना सागर लेक जो है आर्टिफिशियल लेक है, तो बनाई गई होगी, तो कब बनाई गई? 1135 एडी से लेकर 1150 एडी तक के बीच का जो समय है, वो ऐसा कहा जाता है कि अर्णोराज जी ने अन्ना सागर झील की स्थापना की। और आपको पता है 1192 में फिर क्या हो गया? तराइन के 2 युद्ध हो गए, 1191 1192 में। ठीक है। तो यहाँ ये जो काल है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय का है, और ये जो काल है, ये अर्णोराज जी का है, जो इनके ग्रैंडफादर थे, जिन्होंने क्या किया? चंद्रा नदी को रोककर अन्ना सागर झील का निर्माण कराया। इन्होंने अर्णोराज जी ने तुर्कों को भी हराया था। ठीक है। तो ये अन्ना सागर झील के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हुई। आगे हम बात करें तो मेयो कॉलेज जो है वो भी कहां पर है? अजमेर में है। ये एक बोर्डिंग स्कूल है। कहा, इसमें कौन पढ़ते हैं? चिल्ड्रन ऑफ इंडियन रॉयल्टी, जो राजा महाराजाओं के बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। और ये कब बनाया गया? ब्रिटिश राज में बनाया गया। मेयो कॉलेज किसने स्थापित किया? रिचर्ड बुर्के ने स्थापित किया। कब स्थापित किया? 1875 एडी में स्थापित किया। द आर्किटेक्चर ऑफ दिस बिल्डिंग इज एन इनकम्पेरेबल एग्जाम्पल ऑफ इंडो सारसनिक, है ना, इंडो सारसनिक जो सारासनिक जो आर्किटेक्चर है, वो कौन सा आर्किटेक्चर है? ऐसा आर्किटेक्चर जिसमें इंडियन फीचर्स भी हों और अरेबिक फीचर्स भी हों। ठीक है। वो मिलकर जो कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब कुछ उसमें जो स्टाइल है वो इंडियन आर्किटेक्चर की है, और कुछ स्टाइल जो है वो अरेबिक आर्किटेक्चर की है। उसको हम कहते हैं इंडो सारासनिक आर्किटेक्चर। ठीक है। इंडियन एंड अरेबिक स्टाइल। दिस बिल्डिंग मेड ऑफ मार्बल इज वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है। हालांकि नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मेयो कॉलेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक पॉइंट यहां पर याद कर सकते हैं कि मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की? रिचर्ड बुर्के ने की, 1875 में की। रिचर्ड बुर्के, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 1875 में इसकी स्थापना की गई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डन। तो मेयो कॉलेज कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसकी स्थापना रिचर्ड बुर्के ने की थी। और ये कहां पर स्थित है? ये कब स्थापित हुआ? 1875 एडी में स्थापित हुआ। डन। आगे चलते हैं। सोनी जी की नसिया। सोनी जी की नसिया जो है ये कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये क्या है? ये एक जैन टेम्पल है। ठीक है। जैन टेम्पल है, और बिल्ट इन द 19th सेंचुरी में बनाया गया, और ये वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया है, रिच टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ठीक है। ये बहुत ही उत्कृष्ट इसका क्या है? आर्किटेक्चर है। इसका जो मेन हॉल है उसको गोल्डन सिटी कहा जाता है। इट्स एंट्रेंस गेट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और अंदर से क्या है? अंदर मार्बल लगा हुआ है, ऑन विच वुडन इमेजेस बनी हुई है, पेंटिंग्स बनी हुई है जैन तीर्थंकर्स की। ठीक है। विथ प्योर गोल्ड फॉइल्स हैव बीन मेड। डन। तो यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोनी जी की नसिया कहां पर स्थित है? तो आपका आंसर होगा अजमेर में स्थित है। ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चंस में भी 2 नंबर के क्वेश्चन जो मेंस में पूछे जाते हैं, वहां भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनी जी की नसिया के बारे में कुछ लिखो। तो आपको एज इट इज ये पूरा पैराग्राफ लिख देना है। ठीक है। ये जैन टेम्पल है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये अजमेर में स्थित है। पॉइंट नंबर 3, ये 19th सेंचुरी में स्थापित हुआ। और पॉइंट नंबर 4, ये रेड सैंडस्टोन और मार्बल का बना हुआ है, और जैन तीर्थंकर्स की मूर्ति लगी, वुडन इमेजेस एंड पेंटिंग्स ऑफ जैन तीर्थंकर्स। बस आपका 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इस तरह से आपको सोनी जी की नसिया के बारे में लिखना है। प्री की बात करें तो प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है सोनी जी की नसिया कहां पर स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। बात खत्म। ठीक है। आगे चलते हैं। अजमेर आप गए तो पुष्कर भी जाओगे, और पुष्कर जाओगे तो वहां आपको मिलेगा ब्रह्मा जी का मंदिर, वर्ल्ड का एकमात्र ब्रह्मा
टेम्पल, ठीक है। द ओनली ब्रह्मा टेम्पल इन द एंटायर वर्ल्ड इज लोकेटेड इन पुष्कर। पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। अब ब्रह्मा जी की स्टैचू कैसी होनी चाहिए? 4 फेस्ड स्टैचू होनी चाहिए। आपने ब्रह्मा जी को आप अगर इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे कमल के ऊपर बैठे हुए हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के 4 फेस हैं, ठीक है। ये जो गर्भगृह है मंदिर का, उसमें मार्बल की मूर्ति लगी हुई है, और वो मार्बल की मूर्ति के 4 फेस हैं, ठीक है। एम्बेडेड विथ सिल्वर कॉइन्स विथ ए रेड शिखर एंड द इमेज ऑफ स्वान। ब्रह्मा जी व्हीकल, ब्रह्मा जी का व्हीकल क्या है? स्वान है, ठीक है। उस स्वान के ऊपर वो बैठे हुए हैं, और रेड शिखर है, सिल्वर कॉइन्स है, मार्बल की मूर्ति है गर्भगृह में, जो कि ब्रह्मा की 4 फेस्ड स्टैचू है, ठीक है। द मार्बल स्टैचू ऑफ द सन, एक सूर्य की भी मार्बल स्टैचू है, सन गॉड, ठीक है, सूर्य भगवान की सेंटिनल की तरह वो खड़े हुए हैं टेंपल में। द स्पेशलिटी ऑफ दिस आइडियल इज दैट सन गॉड इज सीन वियरिंग शूज। जो भगवान सूर्य भगवान है वो जूते पहने हुए वहां पर है। लेकिन अब यहां पर फैक्ट क्या है? प्री में क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का एकमात्र ब्रह्मा टेंपल कहां पर स्थित है? आपका आंसर होगा पुष्कर, और उसमें आप लिखेंगे आगे अजमेर, ठीक है। 2 नंबर का अगर मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, एज इट इज ये पैराग्राफ आपको लिखना है। ब्रह्मा टेंपल, ओनली ब्रह्मा टेंपल इन द एंटायर वर्ल्ड, कहां पर है? पुष्कर में है, ठीक है। मार्बल की स्टैचू है, 4 फेस्ड स्टैचू है, और वहां पर साथ में सन गॉड सूर्य भगवान की भी मूर्ति है। तो इस तरह से हमने ब्रह्मा टेंपल के बारे में पढ़ा। तो ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ये अभी अजमेर के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा टेंपल के बारे में पढ़ा है, तो नेक्स्ट हम उन्हीं के साथ पढ़ेंगे सावित्री टेंपल के बारे में। ब्रह्मा टेंपल भी अगर अजमेर में है, तो सावित्री टेंपल भी अजमेर में है। देन सावित्री माता मंदिर की अगर बात की जाए, तो सावित्री माता कौन थी? सावित्री माता जो है वो ब्रह्मा जी की फर्स्ट वाइफ है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है अजमेर में, उसके पीछे एक बड़ी सी पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर क्या है? सावित्री माता का मंदिर है। और सावित्री माता कौन कौन है? फर्स्ट वाइफ ऑफ ब्रह्मा जी, ठीक है। और यहां पर क्या है? एक सीढ़ियां बनी हुई है टेंपल तक पहुंचने के लिए। हालांकि अभी क्या है, एक रोप वे जो है वो वहां से पहाड़ तक, ये हिल टॉप के ऊपर सावित्री माता का मंदिर है, और यहां से एक रोप वे जो है वो चालू कर दिया गया है। पहले यहां पर क्या थी? सीढ़ियां थी। डन। अब यहां से टॉप ऑफ द इससे देखें, पहाड़ से, सावित्री माता टेंपल से, तो आपको क्या दिखता है? लेक दिखती है। कौन सी लेक दिखती है? पुष्कर लेक दिखती है, जहां पर पुष्कर लेक के किनारे क्या है? ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ब्रह्मा जी के मंदिर के पीछे जो पहाड़ी है उसके ऊपर सावित्री माता का मंदिर है। हुआ क्या? एक कहानी, पुरानी कहानियों के बारे में अगर बात की जाए, तो उनके अनुसार, लेजेंड के अनुसार ये बताया जाता है कि ब्रह्मा जी को एक यज्ञ संपन्न करना था। कहां पर? पुष्कर में। और उस यज्ञ के लिए उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के साथ विवाह किया, जिनका नाम था गायत्री, ठीक है। इस दूसरे विवाह से नाराज होकर सावित्री माता जो है वो नाराज होकर इस पहाड़ के ऊपर जाके विराजमान हो गई, और यहां से जो है वो ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि आपको इस वर्ल्ड में कहीं भी पूजा नहीं जाएगा। एंगर्ड बाय दिस, उन्होंने क्या किया? श्राप दिया। किनको? ब्रह्मा जी को, अपने पति को, दूसरी शादी करने पर उसके लिए, ठीक है। और फर्स्ट वाइफ सावित्री cursed him as a result of which there is only one temple of Lord Brahma in the whole world in पुष्कर। पुष्कर में सिर्फ एकमात्र मंदिर है। किनका? ब्रह्मा जी का। ये श्राप किसने दिया था? उनकी पहली वाइफ सावित्री माता ने, ठीक है। नाउ द रोपवे, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, पहले स्टेयरकेस था, लेकिन अब क्या हो गया? रोपवे हो गया। इज ऑल्सो अवेलेबल एट द सावित्री टेम्पल, ठीक है। सावित्री टेम्पल के ऊपर रोपवे बना दिया गया है। देन, तो इस तरह से सावित्री माता मंदिर का टेम्पल, सावित्री माता टेम्पल जो है वो कहां पर है? पुष्कर में है। कहां? अजमेर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जाए तो भी आपको इस तरह से लिखना है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। और 10 नंबर का वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्पल्स के बारे में पूछ लेंगे, या इस तरह से पूछ लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टूरिस्ट प्लेस ऑफ राजस्थान अजमेर में जो है, तो वो है पुष्कर लेक, ठीक है। पुष्कर लेक को क्या कहा जाता है? तीर्थराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थराज पुष्कर। अब बात करें तीर्थराज क्यों कहा जाता है, ठीक है। पुष्कर को क्या कहा जाता है? तीर्थराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किंग है सभी तीर्थों का राजा है, इसलिए क्या कहा जाता है? तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है, ठीक है। आप कितने भी तीर्थ कर लो, ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप पुष्कर तीर्थ नहीं करते, तब तक आपका जो पिलग्रिमेज है, जो तीर्थ यात्राएं हैं, वो कंप्लीट नहीं होती। इट इज बिलीव्ड दैट द डिप इन दिस लेक कंप्लीट्स अ पिलग्रिमेज, ठीक है। It is in a semicircular form
9 से 10 मीटर ये डीप है और यहाँ पर 500 से ज़्यादा टेम्पल है और 52 से ज़्यादा घाट है जिसमें से गांधी घाट भी एक है। तो पुष्कर लेक कहाँ पर सिचुएटेड है? अजमेर में सिचुएटेड है। इसको क्या कहा जाता है? तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर लेक के बारे में और डिटेल जो है वो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ जो है वो यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डन। तो इस तरह से हमने अजमेर के जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस थे वो कवर किए। अब हम शुरू करेंगे अलवर के बारे में, और अलवर में सबसे पहली बात हम शुरू करते हैं नेचुरल टूरिस्ट प्लेस जो कि है सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व को एक अभ्यारण्य का स्टेटस जो है, सेंचुरी का स्टेटस जो है वो कब मिला? 1 नवंबर 1955 को मिला। कब मिला? 1 नवंबर 1955 को मिला। सब्सिक्वेंटली इन 1978 1979 में, ठीक है, इसको क्या मिलता है? टाइगर रिजर्व का स्टेटस मिलता है। अब यहां पर ये जो फैक्ट्स जहां भी आरबीएससी देता है या कोई भी बुक देती है, इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, रेफरेंस बुक, तो आरपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां भी फैक्ट आ गए। तो आपसे पूछा जा सकता है सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा? अलवर में स्थित है। दूसरा, सरिस्का टाइगर रिजर्व को सेंचुरी अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? तो 1 नवंबर 1955 को मिला, जब राजस्थान नहीं बना था। 1956 में राजस्थान बना, ठीक है, पूरी तरीके से 1 नवंबर 1956। उससे पहले ही 1 नवंबर 1955 को सरिस्का टाइगर रिजर्व को एक अभ्यारण्य का दर्जा मिल चुका था। इसके अलावा वो टाइगर रिजर्व कब बना? राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व, ठीक है, कब बना? 1978 1979 में। सरिस्का टाइगर रिजर्व एक नेशनल पार्क नहीं है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो अभी आप कमेंट्स में बताइए या आप एक बार मनन कीजिए कि राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। लेकिन सरिस्का टाइगर रिजर्व को जो टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला वो 1978 1979 में मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? 1 नवंबर 1955 को मिला, ठीक है। 1213 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। क्या चीज फैली हुई है? सरिस्का टाइगर रिजर्व 1213 स्क्वायर किलोमीटर्स। और इसके यहाँ पर टाइगर रिजर्व इसका नाम है, तो टाइगर तो मिलता ही है, इसके अलावा क्या क्या मिलता है? स्पीसीज ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एस नील गाय यहाँ पर है, फॉक्स, वाइल्ड बोर, रैबिट, लियोपर्ड, चीतल यहाँ पर मिलता है, सांभर यहाँ पर मिलता है, मोंकी यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सारे एनिमल्स को क्या करती है? कैटर करती है। इसके अलावा बर्ड्स की बात की जाए तो फॉरेस्ट बैबलर यहाँ पर है, नाइटिंगेल है, कोयल है, क्रिस्टेड सर्पेंट ईगल है, रेड स्पुरफाउल है, सैंड ग्राउज है, वुड पैकर है, और ये सारे पक्षी जो है यहाँ पर मिलती है। तो सरिस्का अभ्यारण्य जो है वो पशु और पक्षियों की बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पर हर तरह के टाइगर तो मिलते ही हैं, साथ में नीलगाय, फॉक्स, वाइल्ड बोर, रैबिट, सांभर, बंदर, सब मिल रहे हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर सिचुएटेड है? अलवर में सिचुएटेड है। इसका एरिया कितना है? तो 1213 स्क्वायर किलोमीटर, 1213 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलता है 1978 से लेकर 1979 के बीच में, ठीक है। और क्या कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है वो मैंने आपको बता ही दिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहां से निकल के आता है कि राजस्थान में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं। आप अपनी कॉपी खोल लीजिए, गूगल कर लीजिए, मैं आपको नहीं बताऊंगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में ऑलरेडी मैं आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। 2 महीने पहले करंट अफेयर्स, अभी एक और टाइगर रिजर्व बना है। तो टोटल कितने टाइगर रिजर्व है, कब कब वो बने, एक टेबल बना लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं अलवर में सिचुएटेड इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस की, तो वो है भानगढ़। आपने नाम सुना होगा, ठीक है। भानगढ़ कहां पर है? भानगढ़ जो है वो अलवर में सिचुएटेड है और सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये महाराजा भगवान दास जी जो थे आमेर के। भगवान दास जी कौन थे? भगवान दास जी थे भारमल के बेटे भगवान दास जी, और भगवान दास जी के बेटे कौन थे? मान सिंह जी, ठीक है। तो मान सिंह जी के भाई थे, मतलब भगवान दास जी के बेटे माधव सिंह जी द्वारा भानगढ़ बनाया गया था, ठीक है। एज इट फर्स्ट सिटी, उनकी फर्स्ट सिटी थी किनकी? माधव सिंह जी की। डन। ये एक अबंडन प्लेस हो गया, इसको त्याग दिया गया, मतलब ये वीरान सी एक जगह है, मिस्टीरियस प्लेस है, ठीक है। और ये अभी भी 7 स्टोरीड प्लेस है, 7 मंजिला इमारत है। यहाँ पर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट हुआ करता था, जिस मार्केट में शॉप्स हुआ करती थी। अगर बात की जाए मंदिरों की तो यहाँ पर सोमेश्वर महादेव का मंदिर है और गणेश टेम्पल है और एक पॉन्ड है, साथ में फोर्ट के जो फोर्ट बना हुआ था भानगढ़ है ना, उसके कुछ अवशेष यहाँ पर अभी भी हैं। तो भानगढ़ के बारे में आपको कुछ लिखना हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये भूतिया प्लेस है, आपको एक लेमैन की तरह से आंसर नहीं लिखना है, ठीक है।
आपको ये लिखना है कि भानगढ़ जो है वो अलवर में सिचुएटेड है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वो सरिस्का वाइल्ड लाइफ, पहला तो आपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता दिया, क्या बता दिया, अलवर। एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। थर्ड, कंस्ट्रक्शन किसने कराया, तो आमेर के कछवाहा राजवंश के राजा भगवान दास जी के बेटे माधव सिंह जी ने इस फोर्ट का निर्माण कराया, और ये थोड़े दिनों बाद ही, कुछ सालों बाद ही ये डिजर्टेड हो गया, एबंडन प्लेस इसको कहा गया। ये एक 7 स्टोरीड पैलेस है, वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, और फिर इसके फीचर्स आ गए यहाँ पर, जो भी फीचर्स मैंने आपको बताए। तो इस तरह से आपको आंसर कंस्ट्रक्ट करना है। डन। आगे बात करते हैं अलवर में सिचुएटेड और इंपॉर्टेंट प्लेस की, तो वो है मूसी महारानी की छतरी। ये जब मैंने आपको सेनेटैप्स ऑफ राजस्थान पढ़ाए थे, तो ये मूसी महारानी की छतरी भी मैंने आपको वहां पर अच्छे से पढ़ाई थी, समझाई थी। एक बार और इसका यहाँ पर रिवीजन कर देते हैं। मूसी महारानी की छतरी कहां पर सिचुएटेड है, अलवर में सिचुएटेड है। किसके द्वारा बनाई गई थी, ये महाराजा विनय सिंह जी द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, किसकी याद में बनाई गई थी, महाराजा बख्तावर सिंह की जो रानी थी उनकी याद में बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई, महाराजा विनय सिंह द्वारा बनाई गई। किसकी याद में बनाई गई, महाराजा बख्तावर सिंह जी की याद में बनाई गई। मूसी महारानी की जो छतरी है, ठीक है, छतरियां क्या होती है, सेनोटॉफ क्या होती है, कोई भी वीर योद्धा, कोई राजा या रानी का देहांत होने के बाद उनकी याद में एक छतरी सी बनाई जाती है, पिलर्ड अप्रोच देके ऊपर से कवर्ड इस तरह से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, छतरी कही जाती है, सेनोटैफ कहा जाता है। जैसे आमेर राजवंश की छतरियां जो है वो कहां पर है, गैटौर में है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग बड़ा बाग की छतरियां हैं, शार बाग की छतरियां हैं, वो सारी छतरियां मैंने आपको एक अलग आर्किटेक्चर वाला जो चैप्टर है उसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाई हुई है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। डन। मूसी महारानी की छतरी जो है वो अलवर में सिचुएटेड है, विनय सिंह ने बनवाई थी, बख्तावर सिंह की रानी की याद में बनाई गई थी। और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये जिसका जो आर्किटेक्चर है वो इंडो सार्सनिक है, मतलब इंडियन और इस्लामिक आर्किटेक्चर की इसमें फ्यूजन किया हुआ है। ये मार्बल की बनी हुई है और इसमें कितने पिलर हैं, 12 लार्ज पिलर हैं और 27 छोटे पिलर हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है वो कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की मूर्ति लगी हुई है, लक्ष्मण जी की मूर्ति है और सीता माता की मूर्ति है। ये अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। और जो सिटी पैलेस है आमेर अलवर का, सॉरी सिटी पैलेस है अलवर का, उसके पास में सिचुएटेड है। साथ में सागर लेक है, टेम्पल है। ठीक है, ये जो छतरी है ये बहुत ही ज्यादा स्टनिंग लगती है। इसके अलावा इस सेनोटैफ में बख्तावर सिंह की लाइफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस भी दिए हुए हैं। चित्रकारी जो है वो इलस्ट्रेशंस के तरह से बताई गई है। ठीक है, कहानी बताई गई है किसकी, महाराजा बख्तावर सिंह की। तो मूसी महारानी कौन थी, मूसी महारानी बख्तावर सिंह जी की वाइफ थी। ठीक है, मूसी महारानी किसकी वाइफ थी, बख्तावर सिंह जी की वाइफ थी। और मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, विनय सिंह जी ने कराया था। ठीक है, किसने कराया था, महाराजा विनय सिंह जी ने कराया था। इस तरह से मूसी महारानी की छतरी के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। अब भर्तृहरि टेम्पल के बारे में हम पढ़ेंगे। भर्तृहरि टेम्पल कहां पर है, अलवर में है। ठीक है, ये कौन थे भर्तृहरि जी, ये राजा थे जिन्होंने बाद में क्या किया, संन्यास ले लिया। कहां से, अलवर के राजपाट से। और जो लास्ट टाइम था इनके जीवन का, जो अंतिम समय था, वो कहां पर बिताया इन्होंने, सरिस्का के आसपास के वनों में बिताया। ठीक है, और यहां पर मंदिर बनाया गया, कहां पर, सरिस्का के आसपास। और महाराजा जय सिंह जी जो थे उन्होंने भर्तृहरि जी के टेंपल को एक नया स्वरूप प्रदान किया, कब, 1924 में। ठीक है, भर्तृहरि टेंपल, किंग भर्तृहरि वाज ए रिकल्स ऑफ अलवर, द लास्ट टाइम्स ऑफ हिज लाइफ वर स्पेंट हियर। महाराजा जय सिंह ने इनको एक नया स्वरूप प्रदान किया 1924 में। ठीक है, यहां पर एक ज्वाला जो है वो हमेशा जलती रहती है और एक मेला लगता है। मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। किसका मेला लगता है, भर्तृहरि भगवान का मेला लगता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहां पर कहा जा सकता है कि भर्तृहरि टेंपल कहां पर है, वो अलवर में है। ठीक है, भर्तृहरि कहां के राजा थे, अलवर के राजा थे। भर्तृहरि का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, भर्तृहरि भाद्रपद। ठीक है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, जहां पर बहुत ही सारे डिवोटीज जो हैं वो बाबा भर्तृहरि की पूजा करने आते हैं। यहां पर भर्तृहरि के मंदिर में हनुमान टेम्पल भी है, शिव टेम्पल भी है और रामचंद्र जी का टेम्पल भी स्थित है। डन, क्लियर हो गई बात, याद रहेगा हर चीज।
ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चन पेपर में आपको अवश्य देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपसे पहले पूछा जाएगा कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, और फिर वहां के डिस्ट्रिक्ट के आर्किटेक्चर के बारे में, कल्चर के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस की हम बात करें तो वो है सिलीसेड लेक। सिलीसेड लेक कहां पर स्थित है? अलवर में स्थित है। ठीक है, माउंटेन्स के बीच में स्थित है। कौन से माउंटेन्स? अरावली। ठीक है, अरावली के पर्वत, अरावली के पर्वतों के बीच में क्या है? सिलीसेड लेक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में सिलीसेड लेक जो है वो स्थित है। और ये कहां पर है? ये 15 किलोमीटर दूर है। कहां से? सरिस्का से। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये 15 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था महाराजा विनय सिंह जी ने। इसका निर्माण किसने कराया था? महाराजा विनय सिंह जी ने। कब कराया था? 1855 में। ठीक है, और यहां पर क्या बनाया था? एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था सिलीसेड बांध। क्या नाम था? सिलीसेड बांध। कब बनाई गई सिलीसेड लेक? 1845 में। 1845 में सिलीसेड लेक का निर्माण कराया गया। 1875 में किसका निर्माण कराया गया था? अजमेर में रॉबर्ट बुर के द्वारा, मेयो कॉलेज का। ठीक है, 1137 से लेकर 1150 के बीच में किसका निर्माण कराया था? अन्ना सागर लेक का। ठीक है, ये इस तरह से हम रिवीजन करते रहेंगे। तो 1845 आपको याद रहेगा, 1875 आपको याद रहेगा। 1845 में सिलीसेड लेक का निर्माण कराया गया, 1875 में मेयो कॉलेज का निर्माण कराया गया। 1845 में सिलीसेड लेक का निर्माण किसने कराया? महाराजा विनय सिंह जी ने। ये विनय सिंह जी वही है जिन्होंने अलवर में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण कराया। और मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी कौन थी? बख्तावर सिंह जी की पत्नी थी। छतरी का निर्माण किसने कराया? महाराजा विनय सिंह जी ने कराया। सिलीसेड लेक का निर्माण किसने कराया? महाराजा विनय सिंह जी ने कराया। कहां कराया? अलवर में कराया। कब कराया? 1845 में कराया। डन, चीजें याद रहेगी हमेशा। और ये जो सिलीसेड लेक है ये एक नदी बहती है यहां से। कौन सी? रूपारेल नदी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है रूपारेल नदी कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है? तो अलवर और भरतपुर उसका आंसर है। रूपारेल नदी को की एक ब्रांच को रोक कर, भाई लेक कैसे बनेगी? एक नदी यहां पर बह रही है, मान लीजिए ये एक नदी है, ये बह रही है, इसको यहाँ पे डैम बना दिया गया, यहाँ रोक दिया गया, तो ये जो चीज बन गई ये क्या बन गई? ये एक लेक बन गई। कौन सी लेक बनी? ये कौन सी नदी है? रूपारेल नदी है। ठीक है, रूपारेल नदी के ऊपर सिलीसेड बांध बनाकर सिलीसेड लेक का निर्माण किया गया अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच में, सरिस्का से 15 किलोमीटर दूर। और कहां पर? अलवर में। किसके द्वारा? महाराजा विनय सिंह जी द्वारा 1845 में। डन, ये एक मोती की तरह चमकती है। ठीक है, ग्रीन वैलीज, आसपास पहाड़ हैं अरावली के और उसमें ग्रीन वैलीज है, और ग्रीन वैलीज के बीच में इस लेक का किनारे जो है वो दिखाई देते हैं। आरटीडीसी जो है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, कई होटल्स वगैरह चलाता है। आरटीडीसी के कई होटल्स हैं, जैसे जिनमें से एक मैं आपको बताऊं, गणगौर होटल जो है वो आरटीडीसी का एक होटल है। वो राजस्थान के हेरिटेज होटल्स का देख रेख वगैरह और उन सब का काम करता है। तो सिलीसेड झील के किनारे एक होटल बना हुआ है, एक हेरिटेज होटल बना हुआ है, सिलीसेड होटल, जो कि किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? आरटीडीसी के द्वारा मैनेज किया जाता है। आप कभी जाएं तो वहां रुकिएगा, बहुत अच्छा मतलब आपको व्यू जो है बालकनी से, जो विंडोज से, वो बहुत अच्छा मिलेगा सिलीसेड होटल में। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा सिलीसेड लेक के ऊपर जो होटल है वो किया जाता है। इसके अलावा वहां पर बोटिंग की सुविधा है, बर्ड वॉचिंग की सुविधा है। कहां पर? टूरिस्ट के लिए सिलीसेड लेक में। ठीक है, वहां पर डक्स वगैरह मिलेगी आपको, बतखें मिलेगी, बर्ड्स मिल जाएंगे, डिफरेंट स्पीसीज के क्रोकोडाइल्स मिल जाएंगे, और ये सारे टूरिस्ट के अट्रैक्शंस हैं। ठीक है, विंटर्स में ये देखने को मिलते हैं। तो आप कभी भी अलवर जाएं तो सिलीसेड लेक जरूर घूमें। बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही शानदार सीनिक जो है एक अट्रैक्शन है अलवर का। और ये सारी चीजें मैंने आपको अलवर में स्थित इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताई। ठीक है, तो अलवर अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम जो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे वो है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और ये एक क्वेश्चन पूछा गया है किसी ना किसी एग्जाम में, मेरे को याद नहीं आ रहा, 2015-16 में एक एग्जाम मैंने दिया था, अच्छा एग्जाम था, ऑफिसर ग्रेड एग्जाम था। उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिटी ऑफ गोल्डन आइलैंड्स, नहीं सिटी ऑफ गोल्डन आइलैंड्स नहीं, सिटी ऑफ 1000 आइलैंड्स या इस तरह से का कुछ क्वेश्चन था, वो किसको कहा जाता है? तो वो बांसवाड़ा को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिटी ऑफ गोल्डन आइलैंड्स, तो वो कौन सी है? बांसवाड़ा। डन, बांसवाड़ा में बहुत सारे टापू जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, नदियां वगैरह के बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे और बीच में आपको पानी मिलेगा। डन,
तो अब हम शुरू करते हैं बांसवाड़ा के टूरिस्ट प्लेसेस। बांसवाड़ा जिले की बात करें तो बांसवाड़ा जिले में सबसे पहले बात करते हैं माही डैम की। ठीक है, माही एक नदी है, कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश की मेहद झील से निकलती है माही नदी। ठीक है, और वो बांसवाड़ा जिले में एक डैम उसके ऊपर बना हुआ है जो कि लार्जेस्ट डैम है उस डिवीजन में, और 18 किलोमीटर दूर है कहां से? बांसवाड़ा से। ठीक है, इसके कितने गेट हैं? टोटल 16 गेट्स हैं। अगर माही नदी की बात की जाए, ज्योग्राफी में आप इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, माही नदी जो है वो मेहद झील से निकलती है और इसकी दो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। माही तो मेन, सोम, यहां से सोम आती है, और जाखम जो प्रतापगढ़ से आती है। ठीक है, माही, सोम, जाखम, और इनका एक त्रिवेणी संगम यहां पर बनता है। इसके आगे माही नदी पर डैम बना हुआ है जिसके ऊपर, जिसके 16 गेट्स हैं, और जो टोटल लेंथ है उस डैम की वो है 3.1 किलोमीटर। ठीक है, रेनी सीजन में जब बारिश आती है, आपको पता है बांसवाड़ा कैसा जिला है जहां पर बहुत अधिक बारिश होती है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, ये ऐसे जिले हैं जो मतलब अधिक वर्षा वहां पर होती है। तो रेनी सीजन में क्या होता है, ये फुल हो जाता है, और इसको खाली करने के लिए क्या किया जाता है, सारे गेट्स जो हैं वो खोले जाते हैं, जिससे एक यूनिक और ब्यूटीफुल सीन जो है वो क्रिएट होता है, और टूरिस्ट अट्रैक्शन वहां पर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर इमेंस पोटेंशियल ये माही डैम जो है वो रखता है। देन, तो माही डैम के बारे में अगर पूछा जाए तो क्वेश्चन क्या पूछा सकता है? माही डैम कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। ठीक है, और बाकी सारी चीजें 16 गेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। माही डैम कहां पर सिचुएटेड है? वो बांसवाड़ा में। देन मैप, राजस्थान के मैप के अनुसार लोकेशन देखी जाए तो बिल्कुल नीचे साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान जो है वो बांसवाड़ा जिला वहां पर आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस की बात की जाए तो वो है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर। अभी हाल फिलहाल ये सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में उन्होंने विजिट किया, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इवेंट वहां पर हुआ। ठीक है, अब ये कहां पर है? बांसवाड़ा डूंगरपुर रोड पर, बांसवाड़ा जिले की बांसवाड़ा डूंगरपुर रोड पे तलवाड़ा नाम की एक जगह है। तलवाड़ा में उमराई विलेज है। ठीक है, उमराई विलेज में क्या है? त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है। ये बहुत ज्यादा एंशिएंट टेंपल है, और ये कितना एंशिएंट है ये मैं इस पैराग्राफ में आपको एलेबरेट करूंगा। ठीक है, जो शिवलिंग है इस मंदिर में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द टेंपल में जो एक शिवलिंग है, वो अगर उसकी पौराणिकता की बात की जाए तो वो कनिष्क जो राजा हुए थे, ठीक है, कनिष्क के काल का वो शिवलिंग है। इसके अलावा प्री कनिष्क पीरियड की भी काफी मूर्तियां यहाँ पर ये जो प्लेस है वो रखता है। इसके अलावा डिवाइन स्टैचू है किसकी? शक्ति की। ये एक शक्ति पीठ है। ठीक है, होल्डिंग द डिवाइन आयुध विद 18 आर्म्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो बांसवाड़ा में स्थित है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में की जो मूर्ति है उसमें 18 आर्म्स हैं। ठीक है, ये एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहां पर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या क्या डिटेल्स हैं कि जो माता की मूर्ति है उसमें एक लॉइन भी बना हुआ है, एक शेर भी बना हुआ है। जो माता है जिनके हाथ में जिन्होंने डिवाइन आयुध पकड़ रखा है, इसके अलावा उनके 18 भुजाएं हैं, उस वो किसके ऊपर विराजमान है? वो एक लॉइन के ऊपर विराजमान है, जो कि लॉइन ब्लैक मार्बल से, ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। और इस मंदिर को क्या कहते हैं? शक्ति पीठ कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेंपल की मूर्ति के 18 भुजाएं हैं? तो वो त्रिपुरा सुंदरी है। त्रिपुरा सुंदरी मूर्ति, त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। प्री कनिष्का पीरियड का है। ठीक है, इनको तारताई माता के नाम से भी जाना जाता है, त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, और एक अभिलेख भी यहां से मिला है जो कि कब का है? 1540 विक्रम संवत का है। 1540 विक्रम संवत का एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख भी यहां से मिला है, और ये कंट्री में भी फेमस है, और यहां से बाहर विदेशों में भी ये जो शक्तिपीठ है माँ त्रिपुरा सुंदरी का, ये फेमस है, और इसी की वजह से ये एक रिलीजियस टूरिस्ट प्लेस है। और देखिए, कभी भी कोई भी माता का मंदिर आपको क्वेश्चन आता है कि माता का मंदिर दिया हुआ है, ठीक है, माता के मंदिर का नाम है, और आपसे पूछा गया इसके बारे में लिखो, या इसका मेला कब लगता है इस मंदिर में, तो माता के मंदिर में हमेशा 2 समय मेला लगेगा। 2 समय कब? नवरात्रों में। जैसा कि आपको पता है कि एक साल में 4 नवरात्रे आते हैं। ठीक है, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, और 2 जो है वो नॉर्मल नवरात्रे होते हैं। ठीक है, ये जो नॉर्मल नवरात्रे हैं ये कब कब आते हैं? ठीक है, नवरात्र
एक आता है चैत्र में, अप्रैल महीने में, चैत्र, ठीक है, और दूसरा मार्च अप्रैल मतलब, और दूसरा आता है अश्विन में। अश्विन में, दशहरे से पहले जो 9 दिन होते हैं वो अश्विन महीने में आते हैं। तो किसी भी माता के मंदिर में, दुर्गा माता का मंदिर होगा, जैसे केला देवी का मंदिर है या त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, तो उसमें जो मेला लगेगा वो चैत्र के नवरात्रों में और अश्विन के नवरात्रों में लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में भी थाउजेंड ऑफ डिवोटीज आते हैं। कब? नवरात्रों में। नवरात्रे कौन से महीने के? चैत्र महीने के नवरात्रे और अश्विन महीने के नवरात्रों में, ठीक है। तो ये एक थंब रूल है कि किसी भी देवी का मंदिर, आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया केला देवी का मंदिर, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे लिखना है कि चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में वहां पर मेला लगता है। केला देवी का मंदिर जो है वो करौली में है। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है वो कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। मेला कब लगता है? चैत्र और अश्विन के नवरात्रों में लगता है। ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है, ठीक है। इस तरह से आपको आपका आंसर फ्रेम करना है। आगे अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस बांसवाड़ा का है मानगढ़ धाम, ठीक है। मानगढ़ धाम को क्या कहा जाता है? मानगढ़ धाम कहां पर स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा, इसे जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलियांवाला बाग ऑफ राजस्थान। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए राजस्थान का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है, तो वो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। ये कहां पर स्थित है? ये राजस्थान गुजरात बॉर्डर में स्थित है और बांसवाड़ा से 85 किलोमीटर दूरी पर है, बांसवाड़ा सिटी से, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था? ये वर्क प्लेस है, ये कर्म स्थली है किसकी? ग्रेट संत है गोविंद गुरु, ठीक है। गोविंद गुरु की ये एक कर्म स्थली है, ठीक है। अब गोविंद गुरु जी कौन थे? गोविंद गुरु वो थे जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया। भगत आंदोलन क्या था? भगत आंदोलन एक भील मूवमेंट था, आदिवासी मूवमेंट था जो भीलों से संबंधित था, ठीक है। भीलों में जन जागृति फैलाने का काम और उनको संगठित करने का काम जो है वो गोविंद गुरु ने किया। और कब किया? 1893 में इन्होंने संप सभा की संप सभा सभा का आयोजन किया। 1893 में संप सभा का आयोजन किया गया। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1903 में। और इसका जो बाद में एक अधिवेशन हो रहा था 1913 में, यहाँ पर नवंबर महीने 1913 में यहाँ पर एक अधिवेशन हो रहा था, जो कहाँ हो रहा था? मानगढ़ धाम में हो रहा था, जहां पर 1500 से अधिक भील थे और वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा था गोविंद गुरु की लीडरशिप में, ठीक है। गोविंद गुरु भील आंदोलन के प्रणेता थे। 1903 में इन 1893 में संप सभा की आयोजन किया। भगत आंदोलन के ये लीडर थे और 1913 में इन्होंने मानगढ़ धाम में एक अधिवेशन रखा जिसमें बहुत सारे भील एकत्रित हुए थे और वहां पर क्या हुआ? गोलियां चली और 1500 भील जो है वो शहीद हो गए। कब की बात है ये बात है 17 नवंबर 1913 में, ठीक है। लीडर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन द ट्राइबल रीजन, ये जो रीजन है बांसवाड़ा का ये ट्राइबल रीजन कहलाता है, ट्राइबल रीजन है। और यहाँ पर अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है? भील ट्राइब जो है वो पाई जाती है। और गोविंद गुरु ने इसी भील ट्राइब को संगठित करके भगत आंदोलन शुरू किया था। कहां पर? बांसवाड़ा में। और उसकी लीडरशिप के तहत वहां पर हिस्टोरिक बिलीफ ड्यूरिंग ए मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा रही थी अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद गुरु। कब की जा रही थी? 17 नवंबर 1913 में। कहां पर? मानगढ़ पहाड़ी के ऊपर। और ब्रिटिशर्स ने ब्रूटली किल किया 1500 पैट्रियोटिक ट्राइब्समैन को by firing bullets on the people who were demanding freedom from the British rule। और ये इस तरह की घटना जो है, इस घटना की वजह से क्या कहा गया? जलियांवाला बाग की संज्ञा दी गई गांधी जी द्वारा मानगढ़ धाम को, ठीक है। यहां पर एक मेला आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम के ऊपर एक मेला आयोजित किया जाता है और वहां पर थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज राजस्थान से, क्योंकि ये देखो ट्राई जंक्शन बाउंड्री पर है बांसवाड़ा में, तो राजस्थान से भी बहुत ज्यादा श्रद्धालु आते हैं, गुजरात से आते हैं और मध्य प्रदेश से आते हैं। अभी हाल ही में इसको एक नेशनल मार्टियर मेमोरियल की तरह इसको डेवलप किया गया है। शहीद स्मारक के तौर पर मानगढ़ धाम को डेवलप किया गया। मानगढ़ धाम कहां पर है? बांसवाड़ा में है। किससे संबंधित है? गोविंद गुरु से संबंधित है, भगत आंदोलन से संबंधित है, भील आंदोलन से संबंधित है। 17 नवंबर 1913 को यहाँ पर एक ब्रूटली पैट्रियोटिक ट्राइब्समैन के ऊपर बुलेट चलाई गई और इसी वजह से यहाँ पर 1500 जो भील हैं वो शहीद हुए, जिसकी वजह से गांधी जी ने जलियांवाला बाग की संज्ञा इसको दी। डन। तो ये एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है और इसको एक शहीद स्मारक के तौर पर स्टार्ट किया गया है। अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहां पर है? अब्दुल्ला पीर की दरगाह बांसवाड़ा में है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है, ठीक है। और बोहरा मुस्लिम सेंट जो थे अब्दुल रसूल,
ठीक है, उनका मकबरा यहाँ पर स्थित है। किसका मकबरा है? अब्दुल रसूल का मकबरा है, और ये बांसवाड़ा के साउदर्न, बांसवाड़ा खुद राजस्थान के साउदर्न पार्ट में है, इस बांसवाड़ा के भी साउदर्न पार्ट में ये अब्दुल्ला पीर की दरगाह है। और हर साल यहाँ पर दरगाह पे बोहरा कम्युनिटी के जो मुसलमान हैं वो यहाँ पर उर्स में आते हैं। दरगाह का जो उर्स होता है, एवरी ईयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्पेशली फ्रॉम बोहरा कम्युनिटी केम टू जॉइन द उर्स ऑफ दरगाह। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा बांसवाड़ा में, और ये बोहरा मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है। इस तरह से हमने बांसवाड़ा के सभी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है वो कंप्लीट किए। आगे हम पढ़ते हैं बारा डिस्ट्रिक्ट, जो हाड़ौती में पड़ता है। बारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता है? हाड़ौती में, हाड़ौती रीजन में पड़ता है। वहां के बारे में हम, वहां के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको लग रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। हर टूरिस्ट प्लेस, हर इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस, हर स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड प्लेस या फिर आर्किटेक्चरल वंडर से रिलेटेड प्लेस जो है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर ये है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बारा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। बारा डिस्ट्रिक्ट के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बारा में सबसे इंपॉर्टेंट अगर टूरिस्ट प्लेस की बात की जाए तो वो है सीताबाड़ी। आपने कई क्वेश्चंस में देखा होगा, कई क्वेश्चंस इस पे बने हुए हैं कि सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है। तो सीताबाड़ी एक जगह है जहां पर मेला लगता है, और सीताबाड़ी कहाँ पर है? बारा में। सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? बारा में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब ये एक क्या है? मंदिर है, और ये किसको डेडिकेटेड है? सीता और लक्ष्मण जी को, माता सीता को और लक्ष्मण जी को। और ये बारा डिस्ट्रिक्ट में है और बारा सिटी से 45 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है एक मान्यता के अनुसार कि राम जी और सीता जी के जो दो पुत्र थे, लव और कुश, वो यहाँ पर बॉर्न हुए थे। इसके अलावा यहाँ पर दो पॉन्ड है, वाल्मीकि कुंड और सीता कुंड, सॉरी काफी कुंड है यहाँ पर, वाल्मीकि कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड और सूर्य कुंड। डन। सीताबाड़ी मेला का फैक्ट मैंने आपको बता ही दिया, और ये एक पिकनिक स्पॉट भी है। तो इस पूरे पैराग्राफ से क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए बनता है वो बनता है सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है। तो दैट इज इन बारा। और बारा कहाँ पर है? बारा एक हाड़ौती रीजन का एक जिला है, हाड़ौती रीजन में स्थित एक जिला है। हाड़ौती रीजन में कितने जिले हैं? टोटल 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। डन। नेक्स्ट आते हैं शेरगढ़ फोर्ट की तरफ। शेरगढ़ फोर्ट, डन। ये कहाँ पर स्थित है? बारा में स्थित है। बारा से 45 किलोमीटर दूर, मतलब बारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, लेकिन बारा सिटी जो मेन सिटी है उससे 65 किलोमीटर दूर। कौन सी नदी पर है? परवन नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर? परवन नदी पर स्थित है। तो परवन नदी कहाँ से बहती है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वो बारा से है। परवन स्थित नदी के किनारे स्थित फोर्ट कौन सा है? शेरगढ़ फोर्ट है। ठीक है, ये एक मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी इसकी राजाओं के लिए, जो कि यहाँ पर जो भी आक्रमण वगैरह होते थे ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। ठीक है, बहुत समय तक ये मतलब अलग अलग राजाओं के अधीन रहने के बाद ये शेर शाह से इसको शेरगढ़ फोर्ट मिला, आफ्टर इट वॉज कैप्चर्ड बाय हिम। ठीक है, और इस शेरगढ़ फोर्ट का दूसरा नाम क्या है? कोशवर्धन का किला, कोशवर्धन। ठीक है, तो शेरगढ़ फोर्ट का दूसरा नाम क्या है? कोशवर्धन किला। शेरगढ़ फोर्ट कौन सी नदी के किनारे है? परवन नदी के किनारे है। शेरगढ़ फोर्ट कौन से जिले में है? बारा जिले में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो यहां से बनते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ बंद देवरा टेम्पल। ठीक है, बंद देवरा, भंड देवरा कहते हैं इसको। ठीक है, अब ये अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? लॉर्ड शिवा को। ठीक है, ये इतना पुराना मंदिर है, आप देखिए 10वीं शताब्दी 10th सेंचुरी का ये मंदिर है, और इसका जो आर्किटेक्चर है वो रिजेंबल करता है किसकी तरह? खाजुराहो स्टाइल की तरह। खाजुराहो स्टाइल के जो मंदिर है उसकी तरह इसका आर्किटेक्चर है, इसलिए इस मंदिर को मिनी खाजुराहो ऑफ राजस्थान कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भंड देवरा जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो आंसर होगा बारा डिस्ट्रिक्ट में। भंड देवरा टेम्पल जो है वो कौन सी सेंचुरी का है? तो दैट इज ऑफ 10th सेंचुरी। कौन से भगवान को समर्पित है? लॉर्ड शिवा को समर्पित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किसको कहा जाता है? मिनी खजुराहो कहा जाता है रामगढ़ बंद देवरा टेम्पल को, भंड देवरा टेम्पल को। डन। नेस्लिंग ऑन द बैंक्स ऑफ अ स्मॉल पॉन्ड, दिस टेम्पल इज यूनिक फ्रॉम अदर टेम्पल्स। एक तालाब के ऊपर जो है वो ये मंदिर है, और here sweets and dry fruits are offered to one deity and meat and alcohol
इज ऑफर्ड टू द अदर। एक deity को तो, एक भगवान को तो ड्राई फ्रूट्स और मिठाइयों का भोग लगता है, और दूसरे जो भगवान है उनको मीट और अल्कोहल का भोग लगता है। तो इस तरह से रामगढ़ बंद देवरा टेम्पल के बारे में हमने पढ़ा। अभी तक 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये था पार्ट फर्स्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ राजस्थान। काफ़ी लंबा ये सीरीज होने वाली है, 3-4 लेक्चर्स में मैं कोशिश करूंगा कि इसको कंप्लीट करूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट किले हैं या स्पॉट्स हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वो इस सीरीज में कवर होंगे। देन तो नेक्स्ट पार्ट में हम बाड़मेर से स्टार्ट करेंगे। अभी तक 12 तक हमने कवर कर लिया है। सेकेंड पार्ट आप कंटिन्यू कीजिए और ये एक बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपकी पूरी ही राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का। तो आज के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अभी के लिए ये लेक्चर को हम यही कंक्लूड करते हैं। ज़्यादा लंबे लेक्चर्स बनाने के मैं पक्ष में नहीं रहता, क्योंकि थोड़ा बोरियत हो जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ राजस्थान में हम बाड़मेर से शुरू करेंगे, और बाड़मेर में हम पढ़ेंगे टेम्पल्स ऑफ किराडू। डन, थैंक यू फ्रेंड्स।